पीपीएफ एक प्योर फिक्स्ड इनकम निवेश है बिना किसी रिस्क के, जिसमें कि गवर्नमेंट का भी समर्थन है। जैसे कि हमने देखा पीपीएफ में गवर्नमेंट बैकिंग होती है, एनपीएस भी गवर्नमेंट द्वारा चालू किया गया है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें किसी तरीके के रिटर्न्स गारंटेड नहीं है। कि सबसे ज़्यादा पैसा ईएलएसएस में इकट्ठा हुआ, और वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। यही फ़र्क है जब आप इक्विटी और फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करते हो। पीपीएफ, एनपीएस और ईएलएसएस ये तीन विकल्प है जो आपको टैक्स बचाने में मदद करते हैं। बट उससे भी कहीं ज़्यादा ये तीन ऐसे विकल्प है जो आपको आपके रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाने में मदद कर सकते हैं। कोई बड़ा दावा नहीं, पर हकीकत है। अगर आपने 10 मिनट का वीडियो ध्यान से देखा और उसमें कहीं कई बातों पे अमल किया तो टैक्स बचाने से कहीं ज़्यादा आप अपने रिटायरमेंट की बाद की ज़िंदगी को सुखद बना पाएंगे। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड यानी ईएलएसएस और नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस, ये तीनों ही तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपनी टैक्स में बचत कर सकते हैं। बट अगर बात करें निवेश के, तो ये तीनों अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। जानते हैं एक एक करके कि ये कैसे अलग है। सबसे पहले बात करते हैं पीपीएफ की। इसके लिए आप 5 पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, ये एक प्योर फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट है, कम्प्लीटली रिस्क फ्री है और इसमें गवर्नमेंट का भी समर्थन है। इसमें किसी तरीके का भी कोई रिस्क नहीं है। दूसरा, इसमें जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो गारंटीड होता है। आज का ब्याज दर है 7.1%, बट ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये हर क्वार्टर रिवाइज होता है गवर्नमेंट द्वारा। और साथ ही में जो भी इन्वेस्टमेंट आप पीपीएफ में करते हैं उसका बेनिफिट आपको सेक्शन 80C में तो मिलता ही है, बट उसके अलावा जो भी आपको इसमें ब्याज मिलता है, जो भी इंटरेस्ट मिलता है, वो भी कम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है। उस पर आपको किसी तरीके का कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है, इसमें जो भी पैसा है वो आपको 15 साल के बाद ही मिलता है। अगर आप 15 साल से पहले पैसे लेना चाहते हैं तो वो कुछ ही परिस्थितियों में अलाउड है, और उसमें भी कई तरह की कंडीशंस अटैच्ड होती है। अब हम इसी तरह बात करते हैं नेशनल पेंशन स्कीम या एनपीएस की। एनपीएस जो है वो आपके रिटायरमेंट के लिए एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें कि आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। ये भी सरकार द्वारा शुरू किया गया था आज से कुछ तकरीबन 18 से 20 साल पहले। इसमें जो आपका पैसा है वो इक्विटी और फिक्स्ड इनकम दोनों में मिला के लगाया जाता है, और जो एक मिनिमम कंट्रीब्यूशन है वो है 1000 रुपये सालाना। हाँ, इसमें पैसा आप 60 साल की उम्र तक नहीं निकाल सकते। जब आप 60 साल के हो जाएंगे उसके बाद इसमें जमा हुआ पैसा आप उसका जो 60% पैसा है वो निकाल सकते हैं लमसम में। जैसे कि मान लीजिए अगर उसमें 1 लाख रुपए है तो आप खाली 60,000 रुपये निकाल सकते हैं। बचे हुए पैसे से बहुत ज़रूरी होता है, मैंडेटरी है कि आप एक एन्युटी प्लान लें। लेकिन अगर आपका टोटल कॉर्पस 5 लाख को एक्सीड नहीं करता है, यानी कि वो 5 लाख से कम है, तो फिर एन्युटी प्लान लेना ज़रूरी नहीं है। एनपीएस में अगर आप 60 साल की उम्र से पहले पैसे निकालना चाहते हैं तो वो भी कुछ ही परिस्थितियों में संभव है, और अगर आप उसको प्रीमच्योरली क्लोज करते हैं तो फिर आपको मिनिमम 80% कॉर्पस यूज़ करना पड़ता है एन्युटी प्लान लेने के लिए। टैक्स बचाने और पैसे जोड़ने का तीसरा ऑप्शन है टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड। जैसे कि हमने पहले दोनों ऑप्शन में देखा कि एक में लॉक इन पीरियड था 15 साल, दूसरे में था जब तक आप 60 साल के नहीं हो जाते। इसमें लॉक इन पीरियड होता है खाली 3 साल का। ये एक तरीके का इक्विटी म्यूचुअल फंड है जिसमें आपका पूरा पैसा इक्विटीज़ में लगता है। हालांकि इसका लॉक इन पीरियड केवल 3 साल है। थोड़ा अच्छा रहता है कि अगर आप कम से कम 5 से 7 साल तक इन्वेस्टेड रहे। इसमें जो भी आपके गेंस होते हैं वो टैक्सेबल होते हैं, बट पहले 1 लाख रुपए के गेंस हर फाइनेंशियल ईयर में टैक्स से एग्जेम्प्ट होते हैं, और उसके बाद के गेंस पे 10% टैक्स लगता है। बट हाँ, एक बात का आपको और ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हमने देखा पीपीएफ में गवर्नमेंट बैकिंग होती है, एनपीएस भी गवर्नमेंट द्वारा चालू किया गया है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें किसी तरीके के रिटर्न्स गारंटेड नहीं है। जब भी हम निवेश की बात करते हैं तो एक अहम सवाल आता है कि इसने पिछले समय में कैसा रिटर्न दिया है, कैसा परफॉर्म करा है। इससे ये पहले हम उसके बारे में बात करें, सबसे पहले जान लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंस फिक्स्ड इनकम और इक्विटी के बारे में।
इक्विटी जो होता है उसमें रिस्क ज़्यादा होता है, ज़्यादा वोलेटाइल होता है। वो एक तरीके से आपका पैसा शेयर बाज़ार में लगता है, ज़्यादा जल्दी ऊपर जाएगा, ज़्यादा जल्दी नीचे आएगा, बट लंबे समय में आमतौर पे वो ऊपर ही जाता है। फिक्स्ड इनकम में रिस्क कम होता है, कम वोलेटाइल होता है और आपको रिटर्न भी कम मिलता है। इसी वजह से क्योंकि पीपीएफ कम्प्लीटली फिक्स्ड इनकम में लगाता है, उसका रिटर्न कम लगेगा। ईएलएसएस यानी कि टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड पूरी तरीके से इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, तो उसका रिटर्न सबसे ज़्यादा रहेगा। एनपीएस का रिटर्न कैसा रहता है, ये डिपेंड करेगा कि आप कितना प्रतिशत अपने पोर्टफोलियो का इक्विटी में देते हैं। और उसके अलावा अगर हम लोग इक्विटी की ही बात करें तो एनपीएस के जो इक्विटी फंड्स हैं वो आमतौर पे सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स में लगाते हैं, जो कि बड़ी कंपनियों के स्टॉक्स होते हैं। बट जो एक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है वो मीडियम साइज़ और छोटे साइज़ यानी कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उससे लंबे समय में आशा रहती है कि थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है। आप इस ग्राफ को देखिए, अगर एक व्यक्ति ने पिछले 10 साल से हर साल के आखिर में 1-1 लाख रुपये निवेश किया होता, अगर उसने सिर्फ और सिर्फ पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा लगाया होता तो आज 10 साल बाद उसके पास 14,45,000 होते। अगर उसने एनपीएस में लगाया होता तो उसके पास 19,12,000 होते। यहाँ पे हमने ये माना है कि उसने 75% इक्विटी में लगाया है और 12.5% दोनों में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में और सरकारी बॉन्ड्स में लगाया है। उसी तरह अगर उसने हर साल के आखिर में 1-1 लाख रुपया ईएलएसएस यानी कि टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में लगाया होता तो आज 10 साल बाद उसके पास सबसे ज़्यादा 20,83,000 होते। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपने नोट किया होगा कि सबसे ज़्यादा पैसा ईएलएसएस में इकट्ठा हुआ, और वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। यही फ़र्क है जब आप इक्विटी और फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करते हैं। आमतौर पे अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी में करना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा रिटर्न देता है। देखिए, जब आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको दो ऑप्शंस मिलती है, एक ऑटो चॉइस और एक एक्टिव चॉइस। ऑटो चॉइस में क्या होता है कि आपका जो पैसा है वो इक्विटी और फिक्स्ड इनकम के बीच में बढ़ जाता है आपकी एज के हिसाब से। कुछ एक प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं कि जब आप इतने साल के होंगे तो उसमें इतना पैसा इक्विटी में लगेगा और इतना फिक्स्ड इनकम में लगेगा। और वही चीज़ अगर आप एक्टिव चॉइस चूज़ करते हैं तो वहाँ पे निवेशक को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि वो अपने आप चूज़ करे कितना इक्विटी में लगाना है, कितना फिक्स्ड इनकम में लगाना है। ऑटो चॉइस के अंदर आप 75% तक इक्विटी में लगा सकते हैं अगर आपकी उम्र 35 साल या उससे कम है तो। 35 साल से ज़्यादा उम्र में आपको अपना इक्विटी एलोकेशन कम करना पड़ता है। और वही चीज़ अगर आप एक्टिव चॉइस के थ्रू जाते हैं तो वहाँ पे आपका इक्विटी एलोकेशन 75% रह सकता है जब तक कि आप 50 साल के नहीं हो जाते। तो एक तरीका जिससे कि आप एनपीएस से ज़्यादा एडवांटेज ले सकते हैं वो है कि आप एक्टिव चॉइस चुनें, क्योंकि वहाँ पे आप ज़्यादा समय तक ज़्यादा अमाउंट एलोकेट कर सकते हैं इक्विटीज़ को। मगर एक सीलिंग ज़रूर है, ये 75% से ज़्यादा आपको इक्विटी में निवेश नहीं करने देती। आप जानते ही है कि सेक्शन 80C के अंडर आप 1.5 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हैं और ये तीनों उसके लिए एलिजिबल है। बट एनपीएस में एक और एडिशनल फ़ायदा है, इसमें इन्वेस्ट करके आप एडिशनल 50,000 यानी कि एडिशनल 50,000 का डिडक्शन और क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80CCD 1B के अंडर। सो अगर आपको और टैक्स बेनिफिट चाहिए, 1.5 लाख से ज़्यादा का टैक्स बेनिफिट चाहिए, तो फिर आप एनपीएस में ज़रूर इन्वेस्ट करें। देखिए, अगर लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जैसे कि अभी हमने देखा, इक्विटी सबसे बेहतर रिटर्न देता है। तो अगर अभी आपने करियर की अपनी शुरुआत करी है या आप बहुत ही लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पीपीएफ शायद आपके लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि वो खाली फिक्स्ड इनकम है, वो आपको कम रिटर्न देगा। हाँ, अगर आपने एक अच्छी खासी पूंजी इकट्ठा कर ली है या फिर आप लगभग कुछ 40 साल के आसपास हो गए हैं, आप एक असेट एलोकेशन प्लान फॉलो करना चाहते हैं, तो फिर वहाँ पे आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आप 70% अपना इक्विटी में इन्वेस्ट करें और 30% के आसपास फिक्स्ड इनकम में, जिसके लिए कि आप पीपीएफ चुन सकते हैं। इससे होगा ये कि शुरुआत में आपके पोर्टफोलियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा, और जब आपने एक पूंजी इकट्ठी कर ली होगी तब उसमें फिक्स्ड इनकम की स्टेबिलिटी भी आ जाएगी। इक्विटी के लिए आप एनपीएस और ईएलएसएस में से कुछ भी चुन सकते हैं, बट जो आपको ध्यान देना है वो ये देना है कि आप एक निवेशक की तरह कितने डिसिप्लिन्ड है। क्योंकि अगर आप रिटायरमेंट के लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है
कि जैसे आमतौर पे होता है, बीच में कोई भी ज़रूरत आन पड़ती है, आप उसमें से पैसे विड्रॉ ना करें, क्योंकि ईएलएसएस का लॉक इन पीरियड केवल 3 साल होता है। अगर आपको लगता है या आप एक ऐसे निवेशक है जिसमें डिसिप्लिन की कमी है, तो फिर एनपीएस ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि वहाँ पे आप 60 साल की उम्र से पहले पैसे नहीं निकाल पाएंगे और उससे ये पक्का हो जाएगा कि आपके रिटायरमेंट के लिए कुछ पैसे ज़रूर बचे रहे। तो उस वजह से हमारी ये राय है कि अगर एक आप डिसिप्लिन इन्वेस्टर है तो ज़्यादा से ज़्यादा पहले ईएलएसएस में इन्वेस्ट करें, क्योंकि उसमें केवल 3 साल का लॉक इन पीरियड है और वो ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। और बाद में आप एनपीएस में इन्वेस्ट करें एक एडिशनल टैक्स बेनिफिट के लिए। बट अगर आप में इन्वेस्टमेंट के लिए डिसिप्लिन थोड़ा सा कम है या फिर आपको लगता है आप बीच में यूज़ कर लेंगे, तो फिर एनपीएस आपके लिए सही रहेगा।